हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट टॉपिक है फिजिक्स का। वो टॉपिक का नाम पहले लिखते हैं, फिर उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आज पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है रोटेशनल मोशन। क्या है रोटेशनल मोशन? अच्छे से जानते होंगे। रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब हिंदी को बिल्कुल नहीं लिखने वाले हैं, ठीक है। घूर्णन गति लिख लीजिएगा यदि मन हो तो, मैं नहीं लिखूंगा। तो रोटेशनल मोशन होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये डिफरेंस देखेंगे कि रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या अंतर है। रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन भी पढ़े थे, वो भी कुछ सर्किल में घूमता था। ये भी कुछ ऐसा ही आगे देखेंगे कि कुछ घूमता है, कोई पॉइंट के अबाउट, कोई लाइन के अबाउट, ठीक है। तो सबसे एक चीज याद रखिएगा, नोट, बस डिटेल में नहीं बताऊंगा ज़्यादा, बस इतना याद रखिएगा कि जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन इज द स्पेशल, ठीक है, केस ऑफ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का स्पेशल केस कौन है? सर्कुलर मोशन। बस इतना याद रखिएगा, डिटेल कभी होगी चर्चा तो करेंगे, अभी अपन को रोटेशनल मोशन पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले रोटेशनल मोशन में हम लोग जो पढ़ेंगे, ठीक है, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। पहले अभी जो बात कर रहे हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है, CG, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये क्या होता है मैं बताता हूँ, आप लोग भी जानते होंगे सेंटर ऑफ मास, ठीक है। निकालने के लिए बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। इसको कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। यदि वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो R और CM, ठीक है। ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। और कोऑर्डिनेट के रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं XCM, YCM और Z। मान लीजिए कि तीसरा भी हुआ तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट फॉर्म में। ये कौन सा फॉर्म हो गया? कोऑर्डिनेट, मतलब उसका वो X कोऑर्डिनेट क्या है, Y कोऑर्डिनेट क्या है, Z कोऑर्डिनेट क्या है। इसको लिखते हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म। दो तरह से होता है, ठीक है। एक होता है वेक्टर फॉर्म, एक होता है कोऑर्डिनेट फॉर्म, ठीक है। तो अब हम पहले बात करते हैं इसके डिफिनेशन से कि इसका डिफिनेशन क्या होता है। शॉर्ट में एकदम बात करेंगे, ठीक है, डिफिनेशन। तो आप सिंपल इतना याद रखिए कि एक ऐसा पॉइंट, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे आपको लगे कि पूरा जो ये ऑब्जेक्ट है उसका मास कंसंट्रेटेड हो, वही उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो उसी को लिख देते हैं, शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं? COM, सेंटर ऑफ मास। याद रखिएगा इसको क्या लिखते हैं हम लोग? COM। देखिए पहला लेटर COM, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ, ठीक है, ए सिस्टम इज द पॉइंट दैट बिहेव्स लाइक, दैट बिहेव्स, कैसा बिहेव करता है वो? एज होल, ठीक है, होल मतलब पूरा, मास ऑफ द सिस्टम इज कंसंट्रेटेड। जो मैंने बोला वही मैं लिख रहा हूं, ठीक है। मतलब सेंटर ऑफ मास है कोई भी सिस्टम का ऐसा पॉइंट है जहां पे ऐसा आपको प्रतीत होगा ना कि पूरा सेंटर, मतलब पूरा मास वहीं पे कंसंट्रेटेड है। मतलब वहां पे आप यदि उंगली पे अपना कोई भी चीज रखें, यदि कम भारी हो, मान लो कि आप एक, चलो एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एक बड़ा सा लकड़ी लो, ठीक है, और उसमें ना आप कहीं कहीं पॉइंट पे हाथ, मतलब उंगली लगाओ, हाथ का उंगली, कहीं देखो कि एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा आपको जहाँ पे ना ये बैलेंस हो जाएगा, मतलब ना इधर गिरेगा
और ना इधर गिरेगा, मतलब एक बैलेंस हो जाएगा। तो वही जो पॉइंट हो गया ना आपका, वही COM कहला गया कि वहां पे वो ऐसा पॉइंट हो गया कि जहां पे लग रहा है कि सेंटर ऑफ मास टोटल कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो ये जनरल लाइफ में भी चलता है, इसीलिए मैं बता दिया। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि इसको निकालते कैसे हैं, सेंटर ऑफ मास को हम लोग निकालते कैसे हैं। इतना समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग कैलकुलेशन पे आते हैं। बहुत सारा पार्टिकल दे दिया, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसको निकालते कैसे हैं। कैलकुलेशन, मान लीजिए लेट बहुत सारा मासेस है, M1 M2 M3, ठीक है, n पार्टिकल है मान लेते हैं, n पार्टिकल्स हैविंग, ठीक है, मासेस। कितना मासेस है? बहुत मासेस है, M1 M2 डॉट 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 कहाँ, Mn तक। ठीक है, ये हो गया उसका मास। ठीक है, अब देखिए एंड R1, R2 डॉट 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 Rn देयर पोजीशन वेक्टर। मैं ये पढ़ा चुका हूं आपको वेक्टर में कि पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, सेंटर से कोई भी मास का जो डिस्टेंस है वही पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो सबका डिस्टेंस सेंटर से हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है, सेंटर ऑफ मास कैसे लाएंगे वो देखिए। ठीक है, तो देखिए अब हम लिखते हैं R सेंटर ऑफ मास, ये होल बॉडी के लिए हो गया, मतलब ये सब के लिए टोटल को मिला के एक ऐसा पॉइंट आएगा। मैंने जो रस्सी वाला बताया वो एक था ना, एक पूरा मास का, ये बहुत सारे मास को मिला के निकालने के लिए बात की जा रही है। ठीक है, तो सिस्टम इसको मान लेते हैं कि COM ऑफ सिस्टम, क्योंकि एक से ज्यादा चीजें आ रही है ना, तो एक सिस्टम हो गया ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करेंगे M1 इंटू R1, मतलब मास, और इंटू उसका पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल है। Mn Rn और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे आप, टोटल मास से डिवाइड कर देंगे, मतलब M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट 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 Mn। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद है। ठीक है, बस समझना ये है कि बहुत सारा मास और बहुत सारा डिस्टेंस दे देगा, तो ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे मास से डिवाइड कर देंगे। मास ही से क्यों? क्योंकि देखिए आपको लाना क्या है। देखिए ऐसे भी सोच सकते हैं, जब कन्फ्यूजन हो कि नीचे मास था या मतलब पोजीशन वेक्टर था, तो ऐसे याद रखें कि देखिए आपको लाना R है, तो मास से मास कटना चाहिए। ठीक है, तब ये तो R वाला टर्म आएगा, तो बस याद रखिए ऐसे। ठीक है, अब हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में बात कर लेते हैं। ये तो हो गया क्या, किस फॉर्म में? ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेट फॉर्म में कैसे निकलेगा। ठीक है, चलिए सेम चीज को कोऑर्डिनेट फॉर्म में, तो यहाँ टॉपिक ही लिख देते हैं इन, ठीक है, इन टर्म ऑफ, एक मिनट, इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स के टर्म में कैसे लिखेंगे? सेम है वही, R को बस X, Y और Z में तोड़ दीजिए। मतलब XCM यदि लिखना है तो उसका X कोऑर्डिनेट को, ठीक है, मास के साथ गुना कीजिए, सबका X कोऑर्डिनेट को उसके मास के साथ गुना कीजिए, लिख दीजिए। और नीचे आपको पता ही चल गया है अब क्या करना है, नीचे टोटल मास से डिवाइड करना है, क्योंकि आपको डिस्टेंस लाना है तो मास तो हटाना पड़ेगा, तो मास से डिवाइड कर दीजिए Mn। सिमिलरली Y के भी लिखेंगे, Z के भी लिखेंगे। नॉर्मली जो वो पूछेंगे वो आपको 2D में पूछेंगे, ठीक है, X और Y निकालना पूछेंगे, तो वो चीज़ अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या होगा, Y1 M1 Y2 M2 प्लस डॉट 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 Yn Mn डिवाइड बाई टोटल मास M1 M2 डॉट 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 Mn। ठीक है, हम बाई इन केस थर्ड कोऑर्डिनेट दे दिया तो वो भी लिख देते हैं, Z कोऑर्डिनेट भी दे दिया 3D में बोले तो क्या होगा, कुछ नहीं, बस यही बदल जाएगा, एक एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट आ जाएगा ना,
Z2 डॉट 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 Mn Zn बाई टोटल मास। ये चीज़ तो आप जान ही चुके हैं हम कि नीचे टोटल मास से ही डिवाइड करना है। इतना समझ गए? तो देखिए ये तो हो गई आपको थ्योरी की बात। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, जो शॉर्ट में बनने के लिए जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आते हैं, मैं वैसा ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसको मैं नोट पॉइंट में लिख रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या देंगे, वो डायरेक्ट आप देखेंगे तो एकदम हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। देखिए क्या देंगे, वो बोलेंगे कि एक मास यहाँ पे M1 है, ठीक है, ये M1 है और कहीं पे मास M2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे देंगे कि दोनों के बीच का डिस्टेंस D है, ठीक है। तो पूछेंगे कि बता दो कि पहला से मतलब x1 से सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, ठीक है, पहला से, तो ये R1 लिख दीजिए। सिमिलरली यदि पूछ दे कि दूसरा से सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, दूसरा क्या, दूसरा मास से, मतलब समझे। तो देखिए आपको कैसे याद रखना है, ठीक है। देखिए तो R1 यदि पूछ दिया, मतलब R1 मतलब क्या, सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M1 मतलब मास M1 से, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए टोटल डिस्टेंस जैसे बोल रहा हूँ वैसे वो याद रखेंगे, टोटल डिस्टेंस D है, ठीक है। जो बोल रहा होगा उसके अपोजिट मास से गुना कीजिए। तो क्या निकालने बोल रहा है, देखिए अपन एकदम बेसिक से समझेंगे। ये देखिए R1 निकालना बोल रहा है ना, तो इसके अपोजिट मास से गुना कीजिए, इसके अपोजिट, एक मिनट, इसके अपोजिट, तो ये हो जाएगा ना, तो M2 से गुना कीजिए, ठीक है, और डिवाइड कर दीजिए टोटल मास। ये तो हर जगह सेम ही है, समझ में आया। सिमिलरली आपसे पूछ दिया जाए कि R2 से बता दो सेंटर ऑफ मास फ्रॉम यहाँ से M2, फिर क्या करेंगे आप, डिस्टेंस टोटल ले लेंगे कि M1 और M2 के बीच का टोटल डिस्टेंस क्या है। अब देखिए आपको क्या बोल रहे हैं वो निकालने, R2 से बोल रहे हैं, मतलब M2 से बोल रहे हैं, मतलब R2 निकालने बोल रहे हैं, तो उसके अपोजिट साइड वाला मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो M1 प्लस M2। इतना समझ में आया तो समझिए कि आधा चीज आप तो ऐसे ही समझ लें, ठीक है। चलिए अब हम सिमिलरली आपको देखिए, अब ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, अब बस ऐसे ही आपको यदि मान लीजिए वेलोसिटी दे देगा और बोलेगा कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी बता दो, मतलब दो मास दे देगा कि M1 M2 पार्टिकल जो है, जैसे कि देखिए मास दे देगा M1 M2 एंड वेलोसिटी दे देगा V1 एंड V2 रिस्पेक्टिवली, मतलब क्या, पहला का वेलोसिटी V1 है और दूसरा मास का वेलोसिटी V2 है, देन सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो फिर अब देखिए, अब इसके लिए फिर से बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सेम चीज है, बस R के जगह पे V को रख दीजिए, मतलब V वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर होता है M1 V1 प्लस M2 V2 बाई, नीचे क्या लिखेंगे, टोटल मास। गॉट इट। इसी तरह एक्सेलरेशन का भी आप लिख सकते हैं। सिमिलरली मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, सिमिलरली फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, सब चीज सेम होगा, वो दे देंगे आपको, ठीक है। या कोई देखिए कोई चीज दे देगा, कोई पूछ देगा, ये भी तो हो सकता है कि हमेशा तो सेंटर ऑफ मास ही ना निकालने बोले, ये भी दे देंगे और कोई एक एक्सेलरेशन गायब कर देंगे, तो वो निकाल दीजिए। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपको मल्टीप्लाई क्या करना है, जिसको निकालना है इनटू मास, ठीक है, और डिवाइड कर देना है लास्ट में टोटल मास। गॉट इट। इतना समझ गए। तो देखिए कुछ पॉइंट नोट अब कर लेते हैं हम ना, जो याद रखने योग्य बातें हैं, ठीक है। अब उस पर आप डिटेल ना सोचें, क्योंकि अभी आपको एग्जाम निकालना है। जो मैं बताने जा रहा हूँ कुछ पॉइंट, उसको बस याद रखें, एग्जाम में आ गया तो देखिए नोट बनाते हैं, ठीक है। तो नोट में देखिए पहला पॉइंट लिखते हैं, इसको
इसको अच्छे से आप सोचेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। देखिए, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब वहां पे एक्सेलरेशन नहीं आता है। बस इतना याद रखिए। अब कैसे, थोड़ा सा अब आप सोचे, ठीक है, फिर कभी जब डिटेल में होगी तो बात चलेगी। अभी तो बस एग्जाम निकालने के लिए चल रही है, अभी इसमें बहुत सारा चीज नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब देखिए, ये जो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको बहुत जरूर याद रखें। द पोजीशन, ठीक है, ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, डिपेंड्स करता है, समझ रहे हैं, डिपेंड्स अपॉन, किस किस चीज पे डिपेंड करता है वो देखिए। पहला शेप पे, पहला उसके शेप पे, फिर साइज पे, एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मास किस तरह डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी, उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट लिख रहा हूँ वो थोड़ा सा आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन ये भी सत्य बात है, ठीक है। वो क्या पॉइंट है देख लीजिए कि द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, जो आप निकालते हैं, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु का, ठीक है, नीड नॉट बी, जरूरी नहीं है, ठीक है, नीड नॉट बी लाई मतलब ये झूठा वाला लाई नहीं, विथ, ठीक है, विथ इन द बॉडी, मतलब विदिन, इसको लिख दीजिए विदिन, ठीक है, विदिन द बॉडी या ऑब्जेक्ट। मतलब ये जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के अंदर ही निकल जाए, आपको हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट पूछ देगा कोई कि बताओ सेंटर ऑफ मास क्या हमेशा बॉडी के अंदर ही पाया जाता है, मतलब कोई पॉइंट पे नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। बहुत सारा आप केसेस देखेंगे वहां पे अलग आता है निकल के, बहुत सारा केस में अंदर भी आ जाता है, तो जरूरी नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि हमेशा जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर ही आए, ठीक है। चलिए एक और पॉइंट, यही 4 पॉइंट आपको बस याद रखना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो लिखाने का तो 10 पॉइंट लिखा दूं मैं। द पोजीशन, ठीक है, ऑफ सेंटर ऑफ मास कब चेंज होता है उसके बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास चेंज होगा कब, चेंजेज इन, ठीक है, कब चेंज होगा, जब वो ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसलेटरी, ठीक है, ट्रांसलेटरी मतलब सीधी जो स्ट्रेट लाइन में जो चलते हैं ना वो बोलते हैं, ठीक है, मोशन, क्या बोले, ट्रांसलेटरी मोशन में चेंज करेगा। बट देखिए, बट दूसरा पेन से लिखना है, बट अनचेंज्ड इन रोटेशनल, ठीक है, मोशन, अनचेंज्ड इन रोटेशनल या रोटेटरी, ठीक है, मोशन। अब इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। सर ने आपको यदि पढ़ाया होगा या पढ़े होंगे तो आपको ये बात बताया होगा कि सेंटर ऑफ मास कोई बॉडी चल रहा है सीधी रेखा में, ट्रांसलेट कर रहा है, मतलब समझ रहे हैं, तो वहां पे सेंटर ऑफ मास चेंज होगा, लेकिन वह यदि रोटेट कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। इतना समझ गए? चलिए, इतना समझ गए हैं तो सीधे अब हम लोग बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए बहुत सारा चीज बताया हूँ, बहुत सारा चीज छोड़ा हूँ, जो जरूरी है वो बता रहा हूँ, ठीक है।
प्यार प्यार से जो चीज़ खत्म हो रहा है उसको खत्म करते हैं, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन लग जाए। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत बार नाम सुना होगा। इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। अब हिंदी मत लिखवाइए, मैं ना लिखने वाला हूँ, ठीक है, बस इसको शॉर्ट में बात करेंगे। इट इज इंडिकेटेड या डिनोटेड जो आप बोलते हैं, इंडिकेटेड बाय फर्स्ट लेटर जो है ना इनर्शिया का, आई से, ठीक है, आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका मान क्या होता है वो देख लीजिए, ठीक है। चलिए, इसका मान जो होता है इट इज इक्वल टू आई बराबर जो होता है मास इनटू जो डिस्टेंस जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस उसका स्क्वायर होता है, ठीक है। अब क्या होता है उसको मैं यहाँ समझाऊंगा, पहले मैं लिख दूं या पहले मैं समझा दूं। चलिए पहले समझा देता हूँ फिर लिखूंगा। ये देखिए, मान लीजिए ऐसे ही अभी रैंडम एक एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है, कोई भी अभी एक्सिस मान ले रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारा मास मान लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ कोई मास है, यहाँ कोई मास है, यहाँ भी मास है, यहाँ भी मास है, तो ये अभी 4 ही मानते हैं, आप 40 भी मान ले, कोई दिक्कत नहीं। M3 M4, ठीक है, सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R2, ये हो गया आपका R4, ठीक है। सिमिलरली ये हो गया आपका R3। तो ये कहाँ से, एक एक्सिस से है, ठीक है। अब इस एक्सिस के अबाउट क्या होता है कि सारा मास ना पता चलेगा कि रोटेट कर रहा है। मतलब अब कैसे दिखाऊं, देखिए रोटेट ऐसे कर रहा होगा, इसके ना इसको मान लीजिए कि ये सेंटर हो जाएगा, ठीक है, और इसके चारों तरफ ऐसे मूव करेगा ये सर्कुलर पाथ में। सिमिलरली सारा मूव करेगा, तो मैं कुछ कुछ का बना देता हूँ। मान लीजिए कि ये मूव करेगा, सबका अपना अपना रेडियस होगा, जरूरी नहीं है कि सबका सेम रेडियस। ये R4 से मूव करेगा, मतलब इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, घूमेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो आई का जो वैल्यू होता है वो देखिए डायरेक्ट हम लिख देते हैं, जो डिफरेंट मास है उसको ले लीजिए और उसका जो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बार बार देख लीजिए इसको, मैं एक बार और ऐसे देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री पे लेना है, ऐसे नहीं कि कोई और ले ले। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर लाइन ही होता है, ठीक है। तो वही डिस्टेंस को स्क्वायर करना है, मतलब इसको लिखना है ऐसे, m1 इंटू R1 का स्क्वायर प्लस m2 इंटू R2 का स्क्वायर प्लस m3 इंटू R3 का स्क्वायर प्लस m4 इंटू R4 का स्क्वायर, डॉट 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 कहाँ तक, जहाँ तक हो सके, मतलब अभी तो 4 लिए हैं तो 4 हो गया, ठीक है। इसको यदि शॉर्ट फॉर्म में लिखें हम, तो देखिए ये सिग्मा होता है, इसको बोलते हैं समेशन का साइन, ठीक है। ये स्टार्ट होता है आई मान लेते हैं 1 से, और ठीक है n वो है, तो देखिए इसको लिखिए m और i, यहाँ i मतलब 1 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, इंटू RI का स्क्वायर। शॉर्ट में ऐसे याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन बस आपको यही याद रखना है, देखिए ज़्यादा थ्योरी से कोई मतलब ये नहीं हो जाता है, ठीक है, समझ में आना चाहिए, ये मैटर रखता है, ठीक है। इसी को मैं थ्योरी में लिखाता तो बस 2-3 लाइन और बढ़ता। मैं इसको समझा रहा हूँ कि आई जो होता है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो मास जितना भी दिया हुआ है, ठीक है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका जो डिस्टेंस है उसको स्क्वायर करके ऐड करते जाइए, जितना भी है वो आई का वैल्यू दे देगा, सिंपल में, ठीक है। अब चलिए इसका हम यूनिट की बात कर लेते हैं। तो यूनिट आपको दिख रहा होगा, इकाई, यूनिट क्या है केजी, और ये मीटर स्क्वायर, तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं हम, केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसका डायमेंशन की बात कर लेते हैं। ये सब चीज़ आप लोग जानते हैं, फिर भी लिख देता हूँ। डायमेंशन, डायमेंशन क्या होता है ये देख लीजिए, डायमेंशन को सब चीज़ बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ml स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका डायमेंशन। अब देखिए, अब हम लोग जो बात करेंगे आगे कि इसको कैसे कैसे निकालते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है।
ये क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये रोटेट कर रहा है, ये चीज समझ गए, आई निकालना समझ गए, ठीक है। अब देखिए एक होता है रेडियस ऑफ गाइरेशन, पहले उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे करेंगे। तो आइए रेडियस ऑफ गाइरेशन की बात करते हैं। क्या होता है रेडियस ऑफ गाइरेशन, ठीक है, रेडियस ऑफ गाइरेशन ये क्या होता है, अब उसकी बात कर लेते हैं। इसको क्या इंडिकेट जनरली जो किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट किया जाता है बता ही दीजिए आज। जनरली के से डिनोट किया जाता है, जनरली, तो हम भी के से डिनोट कर दिए। ये होता क्या है उसको हम समझते हैं, ये होता क्या है उसको हम समझते हैं, ठीक है। चलिए इसको डिफिनेशन से थोड़ा सा लिख देता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, मीन स्क्वायर रूट ऑफ जो डिस्टेंस है ना उसी का, ठीक है। तो पहले लिख देता हूँ फिर समझा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए ये जरूरी है इसीलिए मैं लिख रहा हूँ। इट इज द रूट मीन, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ इट्स, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट, ठीक है, पार्टिकल्स। थोड़ा सा from the axis of rotation, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक है, क्या मैं लिखा उसको मैं अब समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए ये जो मैं लिखा हूँ वो ये लिखा हूँ कि मान लीजिए कि कोई भी, ये जो सिमिलरली जो पीछे बनाए थे ना वही वाला फिर से बनाता हूँ। ये देखिए ये हो गया आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, शॉर्ट में AOR लिख देते, ठीक है, रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ठीक है। अब देखिए डिफरेंट मास ले लेते हैं, ठीक है। उसी तरह इसका ये जो M1 हो गया तो ये R1, ठीक है, ये हो गया M2, ये R2, M2, सिमिलरली ऐसे ही करके ये सब है, ठीक है। तो देखिए रेडियस ऑफ गाइरेशन क्या है कि इन सब जो R1, R2, R3 जो ले रहे हैं ये Rn तक, ठीक है, उन सब को ना स्क्वायर करके रूट का मीन ले रहा है, वो एक पॉइंट देता है। मतलब मान लीजिए ये कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा डिस्टेंस आएगा, ठीक है, एक पॉइंट ये, इसी को k लिखते हैं। ये वही वैल्यू देगा जो इसको आप निकालेंगे, चलिए उसको हम आगे बताते हैं। पहले ये देखिए जो k जो होगा वो इन सब को मिला के एक ऐसा पॉइंट आएगा, ठीक है। चलिए तो उसको देखते हैं कि k कैसे निकालते हैं। तो k को निकालने के लिए ऐसे होता है, देखिए पहला R1 है तो R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर, डॉट 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 Rn, जितना दिया रहेगा उसका स्क्वायर। अब देखिए क्या वो है डिस्टेंस, तो टोटल n है ना, तो n से डिवाइड कीजिए, 2 रहता तो 2 से डिवाइड करते, ठीक है। तो बस इतना याद रखें आप कि मीन स्क्वायर, ठीक है, का रूट ले लीजिएगा ना, सम ऑफ मीन स्क्वायर रूट, वही रेडियस ऑफ गाइरेशन कहलाता है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको यदि मास के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, मास ऑफ द सिस्टम, इसका सिस्टम का M1, M2, M3, 4, 5 ऐड करके M आएगा ना एक, ये मान लीजिए। अब नाउ M बराबर मास ऑफ सिस्टम, मास का सिस्टम ऑफ मास है M, ठीक, वो क्या है M1 प्लस M2 प्लस डॉट 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 Mn तक, सबको जोड़ के एक M लाए हैं, ठीक है। अब यदि आपको ये पता है और रेडियस ऑफ गाइरेशन पता है तो डायरेक्ट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं। देन लिखते हैं, देन I को कैसे डिफाइन करते हैं कि M जो मास ऑफ द सिस्टम जो हुआ इनटू K का स्क्वायर, ये
तो आपको देखिए दोनों सेम लग रहा होगा, उसमें भी mr² लिखे थे लेकिन डिफरेंट डिफरेंट को जोड़े थे। इसमें ये जो r है इक्विवेलेंट माना जाता है, r1 r2 r3 rn का एक इक्विवेलेंट निकालते हैं, ठीक है। और ये मास जो है टोटल सिस्टम का मास है, ठीक है, उसके स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर देंगे, आई आ जाएगा। चाहे ऐसे निकाल लीजिए या जो हमने बताया, क्या बताया था कि सबको जोड़ दीजिए, m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, डॉट 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 mn rn का स्क्वायर। तो ये दोनों जो वैल्यू निकालेंगे आई का सेम ही आएगा, क्योंकि इसी को ऐसा बनाया गया है, ठीक है, समझ गए। चलिए ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, बस टू द पॉइंट। अब एक होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक छोड़ देंगे, पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को देख के कल इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम एक टॉपिक बनाते हैं, क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अपन क्या करेंगे, इसमें भी आप समझेंगे, लिखने के बात नहीं है, ठीक है। क्या है समझना वो देखिए, बस समझाऊंगा, लिखाऊंगा नहीं। मान लीजिए कि यह एक मतलब सिस्टम है, ठीक है, ठीक है, ये सिस्टम है, इसका मास है m मान लेते हैं। अब देखिए हम मान लेते हैं कि ये CG है, क्या है, सॉरी CM सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। आप इसके अबाउट निकाल चुके हैं, सेंटर ऑफ मास पता है आपको। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मतलब होता है कि इसके पैरेलल समानांतर में, पैरेलल का मतलब होता है समानांतर। मान लीजिए कि हमको यहाँ पे मन किया कि निकाल के दिखाओ, इस पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे हमको निकालना है, क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको इस पॉइंट पे निकालना है, बी पॉइंट पे। हमको CG पे पता है, मतलब O पॉइंट पे पता है, तो कैसे निकालेंगे, बस इसी चीज को बताने के लिए जो यूज किया जाता है उसी को बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मतलब हमको सेंटर के अबाउट यदि पता है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो हम किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं पैरेलल में, ठीक है। मान लीजिए इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है वो r दे दिया, ये r नहीं d मान लीजिए, क्या दे दिया, d दे दिया। और ये तो आपको पता ही है I सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो ये जो B सेंटर ऑफ मास जो होता है, सेंटर ऑफ मास अबाउट B, ठीक है, वो जो होता है पहले जो जानते हैं वो लिखिए। तो क्या जानते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं, उसमें कुछ ऐड कर देना है। अब क्या ऐड करना है वो देखिए, मास ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का जो भी मास है, ठीक है, तो मास m है यहाँ पे, m इनटू ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है ना दोनों के बीच का, ये डिस्टेंस से स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर देना है। यही होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बस समझने का एक लाइन में है, लिखने का आप लिखते रहिए जैसे, बस सिंपल याद रखिए। यदि सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो उसके पैरेलल में हम किसी भी एक्सिस के अबाउट हम निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बशर्ते डिस्टेंस दिया रहे, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो उस मास में डिस्टेंस का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो उस पॉइंट पे हमको मिल जाएगा। गॉट इट और नॉट? चलिए गॉट इट, तो आगे बढ़ते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम यही है, एग्जाम्पल पे हम आएंगे, ठीक है, धीरे धीरे सब करेंगे। अभी चलिए एक और जो बचता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये उतना यूज नहीं होता है, ठीक है। कुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, देखिए परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का कोण जहां बनेगा, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है, कोई भी प्लेन ले लीजिए, उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा वही उसका वैल्यू जो निकाल दीजिए वही परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहलाता है। जैसे ये एक ले लिए फिर से सिस्टम, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ एक एक्सिस है, इधर x एक्सिस हो गया, इधर y एक्सिस हो गया, ठीक है, ये x है और ये y, इतना समझ गए। और एक इसके परपेंडिकुलर पता है, 3 डायमेंशन होगा तो क्या होगा, एक z एक्सिस हो गया, ये z एक्सिस हो गया, ये सेंटर हो गया। मान लीजिए, ठीक है, मान लेते हैं कि क्या इस डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ix है, इधर
आई वाई है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में आई जेड है। देखिए 90 डिग्री का कोण ये भी बना रहा है और यहाँ भी बन रहा होगा, यहाँ भी बन रहा होगा, सबके बीच में 90 इतना तो पता है। तो देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस ये बोलता है कि जो प्लेन के जो परपेंडिकुलर एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो दोनों के सम के बराबर होगा, आई एक्स प्लस आई वाई। बस इतना ही याद रखें। विशेष जब हम लोग कल कुछ लिखेंगे जैसे कि रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तब हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। आज हम लोग यहीं पे क्लास रोकते हैं, आप देख लेंगे थोड़ा थोड़ा जो भी पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो आराम से कल फिर से छोटा सा क्लास करेंगे, ठीक है। चलिए यहीं पे रुकते हैं, बाय बाय, थैंक यू।